Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NJ Medicals. So today we are going to see a very important topic, that is ovarian cancer. In this video we are going to see how this ovarian cancer get occurs. Okay, इनको हम हिंदी में अंडाशय भी बोलते हैं। ओवरीज को हिंदी में हम अंडाशय भी बोलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओवरीज क्या होते हैं, हमारे बच्चेदानी यानी कि यूट्रस के आसपास दो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम ओवरीज बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर यानी फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये अपने अंदर से एक एग को रिलीज करती हैं, जिसको हम ओवम बोलते हैं। ओवम का मेन काम क्या है कि वो बाद में जाकर के मेल के स्पर्म से मिलता है और एक ओवम और एक स्पर्म एक बेबी बनाने का काम करता है। तो अगर ओवरीज में कैंसर हो जाएगा तो आपका ओवम नहीं निकलेगा, आपको मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स नहीं आएंगे, ये सारी चीजें होंगी। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगर मैं उस ओवरीज, मान लीजिए यहाँ पे कैंसर है, मैं इसको कट करती हूँ तो ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके आसपास ये जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हो, बाहरी लाइन देख रहे हो, क्रीज देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसका नाम जर्मिनल एपिथेलियम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये जर्म सेल को कैरी करने का काम करती है। जर्म सेल कौन होते हैं? जर्म सेल वो होते हैं जिससे हमारे गैमेट्स यानी कि हमारा ओवम बनता है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा ओवम बनता है। एपिथेलियल लेयर से बना हुआ है, टिश्यू की एपिथेलियल लेयर से बना हुआ है, इसी वजह से इसका नाम जर्मिनल एपिथेलियम पड़ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसको इतना ज़्यादा डिफाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ओवेरियन कैंसर के जो जितने भी टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू दी WHO, सबसे ज़्यादा 90 से 95% ओवेरियन कैंसर के अंदर एपिथेलियल कैंसर होता है। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ओवेरियन कैंसर का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर ऑब्वियस सी बात है जर्मिनल एपिथेलियम में देखने को मिलता होगा। समझ गए आप इतना? ठीक है, यानी कि इस बाउंड्री पे जो कैंसर देखने को मिल रहा है वो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है ओवेरियन कैंसर का। ओके, चलो अंदर चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि बाहर बाउंड्री है, अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम उतना ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे जितना आपको नीड है कैंसर के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रीमोडियल फॉलिकल नाम के कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर देखने को आपको ये मिल रहे होंगे। ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जब कोई फीमेल की बर्थ होता है तो उस टाइम पे ये प्रीमोडियल फॉलिकल फीमेल्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, बाय बर्थ ये देखने को मिलते हैं। आगे चल के ये अपने आप का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा? जब उसके सेल्स डिवाइड होंगे। तो ये अपने आप को डिवाइड करके प्राइमरी फॉलिकल में चेंज कर देते हैं। ये डिवीजन कब होता है? जब कोई फीमेल 13 ईयर की हो जाती है और उसके मेंसेस आने का यानी पीरियड्स आने का टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रीमोडियल फॉलिकल अपने आप को प्राइमरी फॉलिकल में चेंज कर देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल आगे चल के अपने आप को सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज करते हैं। तो यही प्राइमरी फॉलिकल जब अपने लेयर आगे बढ़ा देते हैं, सेल्स की अपने आप को बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो वो सेकेंडरी फॉलिकल कहलाते हैं। तो जब वो अपने सेल्स को डिवाइड करेंगे, सेल्स में डिवीजन होगा, तभी तो वो अपने आप का साइज बढ़ाएंगे, तभी तो सेकेंडरी फॉलिकल होगा। इस बीच में अगर कोई एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल नियोप्लास्टिक एक्टिविटी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या बनता है? आपका कैंसर नंबर 1। ठीक है, कैंसर नंबर 1 कहाँ पे बन रहा है? जब आपका प्राइमरी फॉलिकल अपने आप को सेकेंडरी फॉलिकल्स में बना रहा है। आप बस इतना समझो कि बाय बर्थ आपके अंदर प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। जब आप 13 साल के हो जाते हो तो प्रीमोडियल फॉलिकल अपने आप को प्राइमरी फॉलिकल में चेंज कर देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल अपने आप को सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज करते हैं। इन सारे एक्टिविटी में सेल डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है। तो कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। इस बीच में सेल डिवीजन की प्रोसेस अगर नहीं रुकी और किसी न किसी रिस्क फैक्टर्स या किसी न किसी कॉजेस की वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ चलती रही तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट कैंसर तो आपका यहाँ पे बन सकता है।
ठीक है। सेकंड कैंसर कब बन सकता है? सेकंड कैंसर बन सकता है जब आपका सेकेंडरी फॉलिकल अपने आप को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ। सेकंड कैंसर आपका कब बनेगा? जब सेकेंडरी फॉलिकल आपका ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा होगा। उस टाइम पे सब कुछ ठीक चल रहा होगा। जब ग्राफियन फॉलिकल आपका बन जाएगा, अभी यहाँ पे कोई अभी कैंसर डेवलप नहीं हुआ है, जब आपका ग्राफियन फॉलिकल अपने आप को बना लेगा, तैयार कर लेगा, तो उसके पास दो तरह की लेयर हो जाएंगी। एक लेयर जो बाहर रहती है उसको हम बोलते हैं थीका लेयर, ठीक है। एक लेयर जो अंदर रहती है उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा लेयर, ठीक है। ये देखो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, अंदर वाले सेल्स हैं ग्रैनुलोसा सेल्स और बाहर वाले सेल्स हैं थीका सेल्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सेल्स का डिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल अपना साइज बढ़ाता चला जाता है, यानी कि सेल डिवीजन होता चला जाता है उसके अंदर। मान लो थीका सेल्स अपने आप को रोक नहीं पाए और कंटिन्यूअस ग्रोथ करते रहे किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे कैंसर डेवलप हो सकता है, एबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप हो सकते हैं। या तो आपके ग्रैनुलोसा सेल यानी कि इसके अंदर वाले जो सेल्स हैं वो भी अपने आप को डिवाइड कर रहे थे, और वो अगर अपने आप को रोक नहीं पाए तो अंदर क्या होगा, ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर कैंसर बन जाएगा। तो सेकेंड कैंसर आपका कहाँ बन गया? जब आपका ग्राफियन फॉलिकल तैयार हो रहा है, जब आपका थीका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स दोनों ही अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड कैंसर यहाँ पे हो गया। अब थर्ड कैंसर जो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है, थर्ड कैंसर आपका बनता है यहाँ पर। जब आपका ग्राफियन फॉलिकल पूरा बन जाता है तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके अंदर हार्मोन भी डिपॉजिट हो जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सब इसके अंदर भर जाते हैं। वो इतना ज़्यादा भर जाते हैं कि बाद में ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। भाई बलून में अगर आप वाटर भरते रहोगे या हवा भरते रहोगे, एयर भरते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। सेम चीज़ ग्राफियन फॉलिकल के साथ भी है। जब इसके अंदर हार्मोन फिल होते जाते हैं तो ये एक टाइम आता है कि फट जाता है, ठीक है। फटने के बाद इसके अंदर से हमारा जो ओवम है वो बाहर आ जाता है, और ये बाद में क्या होता है, ये जा करके स्पर्म से मिल जाता है और एक बेबी बना लेता है, ठीक है। अब ये फट तो गया, तो फटने के बाद ये कौन सी लेयर को रप्चर करके यानी फाड़ के बाहर आया, आपकी जर्मिनल एपिथेलियम को। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ से पूरी कंटिन्यूअस कंप्लीट थी, अब क्या हुआ कि ये पूरी फट गई। फटने के बाद ओवम बाहर आ गया। तो जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ पे हर मंथ इस तरह से फटती रहती है, हर मंथ इसको रप्चर होना ही होना है। जब ये फट जाती है तो हर बार इसके अंदर रिकवरी होती है, न्यू सेल्स बनते हैं, सेल डेवलपमेंट होता है, हीलिंग होती है, सेलुलर ग्रोथ होता है और ये फिर से बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस एपिथेलियल कैंसर के होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस कॉमन कैंसर कौन सा है? ओवम के एपिथेलियल लेयर का कैंसर। क्यों? क्योंकि इनमें तो सेल डिवीजन हो रहा है, इनमें कोई इंजरी नहीं हुई। सेल डिवीजन में कभी कदार कभी बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो कि एबनॉर्मल ग्रोथ कंटिन्यूस हो जाए, लेकिन इसका क्या है, इसमें तो पूरे पूरे सेल्स डैमेज हो रहे हैं और नए सेल्स आ रहे हैं। तो क्या पता नए सेल्स आने के टाइम पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो कि सेल की जो हीलिंग प्रोसेस है वो रुके ही ना और कंटिन्यूअस सेल बढ़ते चले जाए। तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पे कैंसर होने के हैं। तो हम कह सकते हैं कि 90 से 95% एपिथेलियल सेल के कैंसर होने के होते हैं ओवम के अंदर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत लेंदी चला गया बट मुझे ये आपको बताना था। तो पहला कैंसर आपका कहाँ बन रहा है? जब आपका प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा कैंसर आपका कहाँ बन रहा है? जब ग्राफियन फॉलिकल कंटिन्यूअस अपने आप को अपने सेल्स को डिवाइड कर रहा है। तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर आपका कहाँ बन रहा है? जब आपकी जर्मिनल एपिथेलियम टूट रही है, रप्चर हो रही है और यहाँ पे टिश्यू इंजरी मतलब टिश्यू डैमेज हो गए, अब यहाँ पे नए टिश्यूज बनेंगे, ठीक है। तो थर्ड कैंसर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर के चांसेस यहाँ पे हैं। अब फोर्थ कैंसर कहाँ पे बन रहा है? फोर्थ कैंसर बनेगा जब आपके कैंसर सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे और वो टूट के इधर उधर फैल जाएंगे, उसको हम फोर्थ कैंसर यानी मेटास्टेसिस कैंसर बोलते हैं।
आगे हमें अभी इसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने चारों कैंसर आपको यहाँ पे बता दिए हैं, आगे मैं और क्लियर एक्सप्लेन कर दूँगी। सो जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया है कि ओवरी हमारी 2 होती हैं, कैंसर चाहे एक ओवरी में हो, चाहे दोनों ओवरी में हो, कैंसर कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर कहलाएगा अगर वो एक ओवरी में हो, चाहे वो दोनों में हो, ठीक है? तो ओवरीज़ हैं क्या? ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ऑब्वियसली ये ओवम को रिलीज़ कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैंसर क्या होता है? जब एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी ओवरीज़ के अंदर। इनको हम ओवेरियन कार्सिनोमा के नाम से भी जानते हैं। ओवेरियन एपिथेलियल कैंसर सबसे मोस्ट कॉमन है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों हो रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो ठीक से सुनी है तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ओवेरियन एपिथेलियल कैंसर हो रहा है तो क्यों इतना ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ गए हैं। अभी पिछले साल का अगर डेटा देखा जाए 59,276 केसेस देखने को, न्यू केसेस देखने को मिले हैं किसके? ओवेरियन कैंसर के। डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है आपकी ओवरीज के अंदर तो हम उसे ओवेरियन कैंसर का नाम दे देंगे, फिर चाहे वो बिनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट। बिनाइन वो होते हैं जो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, इधर उधर नहीं फैलते। मैलिग्नेंट वो होते हैं जो इधर उधर फैल जाते हैं और पूरे शरीर में कैंसर ही कैंसर कर देते हैं। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। सेम चीज है, जब ओवेरियन सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ करेंगे तो वो कैंसर के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि WHO के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, WHO ने 4 कैंसर को, हालांकि ओवेरियन में बहुत टाइप के कैंसर होते हैं, लेकिन अगर हम WHO को फॉलो करते हैं तो उसमें 4 तरह के कैंसर मोस्ट कॉमन माने जाते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल ट्यूमर, जो कि मोस्ट कॉमन है, 90 से 95% देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी जर्मिनल एपिथेलियम हर महीने टूट रही है और हर महीने उसमें से ओवम निकल रहा है। अगर आपको आगे डिटेल्स चाहिए तो ऊपर देख लीजिए, मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वीडियो पड़ा हुआ है, आप पूरा देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, नेक्स्ट है जर्मिनल सेल्स ट्यूमर, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये चारों हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर। चाहे आप इसे सिर्फ एपिथेलियल ट्यूमर बोल दो, चाहे सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ओवेरियन कैंसर का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, जो कि 90 से 95% देखने को मिल जाता है। सरफेस पे देखने को मिलता है, यानी कि आउटर लेयर इसमें टूटती है, इसीलिए इसको सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर भी बोला गया है। ये दोनों तरह के हो सकते हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बिनाइन कब होते हैं, मैलिग्नेंट कब होते हैं, ये मैं आगे आपको ज़रूर बताने वाली हूँ। एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर होती है जो कि आपकी जर्मिनल एपिथेलियम बनाती है। जर्मिनल एपिथेलियम आपके एपिथेलियल लेयर से मिलकर बनती है, इसी वजह से उसको एपिथेलियल ट्यूमर बोला गया है। ड्यू टू द रप्चर ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम सेल लेयर ऑफ द ओवरीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या ओव्यूलेशन, यहाँ पे कट करके ओव्यूलेशन कर देना, जिसमें ओवम रिलीज हो रहा होता है। सो ये मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। जर्मिनल एपिथेलियल ट्यूमर कब बनेगा? जो हमने कौन सा काउंट किया था? हमने काउंट किया था द 4th वन, ठीक है, चौथा वाला जो हमारा, सॉरी 3rd वन, तीसरा वाला जो हमारा था वो हमारा एपिथेलियल ट्यूमर था। क्यों? क्योंकि हर बार ओवम जो है रिलीज होता है, हर बार ये वाली लेयर टूट जाती है। अब लेयर टूट गई है तो नए सेल्स तो यहाँ पे आएंगे। अगर नए सेल्स ने अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं रोकी और कंटिन्यूस बनते चले गए तो वो जर्मिनल एपिथेलियल ट्यूमर कहलाएंगे, ठीक है। और चांसेस इसके इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हर बार ये ब्रेक हो रही है। बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रही है, जो नए सेल्स बने, हर बार ये ब्रेक हो रही है, तो हर बार यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्यूमर होने के। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर समझ में आ गया होगा, क्यों ये 90 से 95% देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है ये भी समझ में आ गया होगा। इसका नाम क्यों एपिथेलियल ट्यूमर पड़ा? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के लेयर से मिलके बना है। सेकेंड है आपका सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल ट्यूमर या कार्सिनोमा। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल्स बहुत रेयर है, क्योंकि 90 से 95% आपको एपिथेलियल वाला ही देखने को मिल रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? थीका और ग्रैनुलोसा सेल्स की जो लेयर है, जो कि जस्ट ग्राफियन फॉलिकल में देखने को मिलती है।
थीका लेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बाहर वाली लेयर को बोलते हैं। ग्रेनुलोसा लेयर जो होती है वो आपकी अंदर वाली लेयर को, सेल्स की लेयर को कहते हैं। ठीक है, दोनों में ही सेल डिवीजन हो रहा है। थीका लेयर में भी सेल डिवीजन हो रहा है, थीका लेयर अपने सेल्स बना रही है, ग्रेनुलोसा लेयर अपने सेल्स बना रही है। दोनों में से किसी एक में भी अगर सेल्स की डिवीजन नहीं रुका तो वो कैंसर का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, ये कब होता है? जब आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है। अगर इसमें एबनॉर्मल नियोप्लास्टिक कोई चेंजेस हो गए, नियोप्लास्टिक मतलब एबनॉर्मल चेंजेस हो गए, तो ये कैंसर का फॉर्म ले लेगा। इसको हम अदर नाम से भी जानते हैं, दैट इज सेक्स कॉर्ड ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जो थीका लेयर है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बना रही है और जो प्रोजेस्टेरॉन है हार्मोन वो आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बना रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर ये भी बहुत कम ही रेयर टाइप ऑफ ट्यूमर है ओवरीज का। कितने चांसेस हैं? 2 से 3% चांसेस हैं कि ये ओवरी में आपको देखने को मिले। ये कब होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं तब वो सेल डिवीजन होता है। प्राइमरी फॉलिकल जब अपने आप को और डिवाइड करते हैं और लेयर बनाते हैं, अंदर चेंजेस करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, तब वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस सेल डिवीजन की फॉर्म में और प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होने के टाइम पे अगर सेल डिवीजन एबनॉर्मली डिवाइड होते गए तो वो क्या करेंगे, वो एक तरह का जर्म सेल ट्यूमर बना देंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में जब डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे जर्म सेल ट्यूमर देखने को मिल सकता है। लास्ट वन है मैलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर। मैलिग्नेंट मीन्स होता है फैल जाना। मैलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर तब हम कहेंगे जब वो आसपास के एरिया में फैल जाएगा। वो कैंसर जो आसपास के ऑर्गन में या पूरी बॉडी में फैल जाए उसको हम मैलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर बोलते हैं। मैलिग्नेंट मीन्स होता है फैल जाना, ओवेरियन कैंसर मीन्स होता है ओवरीज से स्टार्ट हुआ और अब क्या कंडीशन आ गई है कि वो पूरी बॉडी में फैल गया, दैट इज मैलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर। ओके, ये क्यों हो रहा है? जब आपके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिटर प्रोसेस नहीं हुआ। अभी ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? देखो, जैसा कि मैं हूं और मेरे अंदर इस एरिया में इंजरी हो गई, ठीक, तो इस एरिया के जो मेरे नॉर्मल सेल्स थे वो डैमेज हो गए। अब मेरी बॉडी ने क्या किया, सेल्स यहाँ पे न्यू सेल्स डिपॉजिट करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो न्यू सेल्स तब तक डिवाइड होते रहेंगे जब तक वो उस इंजर्ड एरिया को फुल ना कर दे। ठीक है, तो अब ये इंजर्ड एरिया जो है यहाँ पे आकर के फुल हो गया। तो जैसे ये फुल करता है एरिया को, तो हमारे अंदर सेल्स के बीच में क्या होता है, बातचीत होती है। बाकी सेल्स बोलते हैं बस अभी तुमको और सेल्स नहीं बनाने हैं। ये सारे सेल्स इस लास्ट वाले सेल को क्या बोलेंगे कि अब तुमको और सेल्स नहीं बनाने हैं, इंजरी का एरिया फुल हो चुका है। ठीक, तो इस बातचीत को हम बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और एक दूसरे की सेल की ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे इंजरी फुल हो जाएगी, सेल एक दूसरे की डिवीजन को एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे और डिवीजन को इनहेबिट करेंगे यानी रोक देंगे, दैट इज नोन एज कांटेक्ट इनहिबिशन। तो पहली प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, क्या पता इनकी जो कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट ही नहीं हो पाई। मतलब एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट ही नहीं कर पाया कि हाँ भैया बस करो, अब सेल नहीं चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस फेल हो गई, जिस वजह से ये लास्ट वाला सेल और सेल बनाता गया, फिर उसका अगला वाला और सेल बनाता गया, फिर उसका अगला वाला और सेल बनाता गया। इस तरह से एबनॉर्मल ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो गए। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट यानी कि इनहिबिशन नहीं हो पाया। इसके अलावा 2 तरह के जीन होते हैं हमारे हर सेल के अंदर, BRCA1 और BRCA2 जीन। BRCA1 BRCA2 जीन कैंसर सेल्स को रोकने के लिए 2 जीन होते हैं। ठीक है, BRCA1 क्या करता है कि कैंसर के एबनॉर्मल ग्रोथ को रोक देता है। BRCA2 क्या करता है कि अगर धोखे से BRCA1 रोक नहीं पाया और कैंसर सेल बन गया तो BRCA2 उसे किल कर देता है। तो कभी कदार ऐसा होता है कि BRCA1 और BRCA2 जीन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से
आपके सेल्स ना डिवाइड होते चले जाते हैं और कैंसर सेल्स बना देते हैं। तो मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर सेल्स कैसे फैल रहे हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी कि एक सेल के दोनों सेल्स के बीच की जो बातें हैं, कॉन्टैक्ट है, वो टूट गया है। या तो BRCA1 BRCA2 जीन जो कि बनने के बाद सेल्स को मार देते हैं, एबनॉर्मल सेल्स को मार देते हैं या बनने नहीं देते हैं, ये प्रोसेस वो नहीं कर पाए। इस वजह से ये डिजीज कैसी हो गई? क्रोनिक हो गई और फेटल हो गई। फेटल क्या होता है? डेडली डिजीज। ऑब्वियस सी बात है, पूरी बॉडी में अगर कैंसर फैल जाएगा तो ये एक तरह की डेडली डिजीज आपके अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेजिंग ऑफ द ओवेरियन कैंसर। तो जब अगर आप मेडिकल सर्जिकल के बेसिस पे पढ़ रहे हो या मेडिकल सर्जिकल के लिए पढ़ रहे हो तो आप ये वाली स्टेज जो है लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ऑब्स एंड गायनी के स्टूडेंट हो, ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी के बेसिस पे पढ़ रहे हो तो आपको फीगो स्टेजिंग फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो मैंने दोनों स्टेजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप मेडिकल सर्जिकल के स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ ये वाली स्टेज मेंशन कर दो। अगर आप ऑब्स एंड गायनी के स्टूडेंट हो तो आप फीगो स्टेजिंग मेंशन करो, वो वाली मत करो। ठीक है, तो स्टेजेस 4 पार्ट में ऑब्वियसली डिवाइड होती हैं। फर्स्ट स्टेज आपको देखने को मिल रही होगी। सबसे पहली स्टेज क्या बताती है? सबसे पहली स्टेज बताती है कि कैंसर कंफर्म है, लेकिन लिमिटेड टू दी ओवरीज और दी फैलोपियन ट्यूब। ओवरी में या फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगी। अब ये फैलोपियन ट्यूब क्या है? देखो, ये आपकी बच्चेदानी यानी आपका यूट्रस है। इसके पास ओवरीज अटैच होती हैं। ओवरीज के पास इस तरह की कुछ 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इन ट्यूब का काम क्या है कि जब यहाँ से ओवा यानी कि एग निकलता है, रिलीज होता है, इस ओवरी को तोड़ करके एक ओवा निकल रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया, उस ओवा को अपने अंदर कैच कर लेती हैं और स्टोर कर लेती हैं और यहाँ तक फिर यहाँ पे स्टोर कर लेती हैं। फिर यहाँ तक स्पर्म आता है और इस ओवरी को आकर के फर्टिलाइज कर देता है, ओवम को आकर के। ठीक है, इस ओवम को फर्टिलाइज कर देता है। तो फैलोपियन ट्यूब एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती हैं जो कि स्पर्म को एक रास्ता देती हैं ओवम तक पहुंचाने का। ओके, तो अभी स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि कैंसर ओवरीज के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब में भी जा चुका है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। स्टेज 1 का A, B और C। A में क्या हो रहा है? एक ही ओवरी में कैंसर देखने को मिला। B में क्या हो रहा है? B फॉर बोथ ओवरीज में कैंसर देखने को मिला। C में क्या हो रहा है कि कैंसर फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिला। ठीक है, तो स्टेज 1 में ओवरऑल बताया गया है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब स्टेज 1 कहाँ तक लिमिटेड है? स्टेज 1 लिमिटेड है आपके फैलोपियन ट्यूब तक। अब स्टेज 1 को अगर आप सब डिवाइड करते हो, 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो स्पेसिफिकली ये क्या बता रहे हैं कि स्टेज 1 के A पार्ट में एक ओवरी इन्वॉल्व थी, स्टेज 1 के B पार्ट में बोथ ओवरीज इन्वॉल्व थी, स्टेज 1 के C पार्ट में बोथ ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व थी। ठीक है, स्टेज 2 देख लेते हैं। स्टेज 2 क्या बताती है कि दोनों ओवरीज इन्वॉल्व स्टेज 1 में ही हो गई थी, फैलोपियन ट्यूब स्टेज 1 में ही हो गई थी। अभी नया क्या हो गया यहाँ पे? पैल्विक ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए। पैल्विक मीन्स होता है कमर की हड्डी, जो कि आपके इस यूट्रस के पास होती है। ठीक है, कमर की हड्डी के जितना भी आसपास का एरिया है वो स्टेज 2 में इन्वॉल्व हो गया, यानी कि कैंसर अब कमर की हड्डी के आसपास के एरिया में फैल गया। स्टेज 2 का A पार्ट क्या बताता है कि कैंसर कहाँ कहाँ फैल गया? ओवरी में था, फैलोपियन ट्यूब में था, अब कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर आ गया, क्योंकि यूट्रस जो है फैलोपियन ट्यूब से डायरेक्टली अटैच्ड है। स्टेज 2 के B में क्या हुआ? ओवरीज में था, फैलोपियन ट्यूब में था, यूट्रस में था, अब यूट्रस के आसपास का जो एरिया है वहां पर चला गया, जैसे आपका सर्विक्स और आपका वजाइना, यहाँ पर भी कैंसर आ गया। स्टेज 3 बताती है कि अभी कैंसर ओवरी में तो था, पैल्विक ऑर्गन यानी कमर की हड्डी के आसपास भी बहुत अच्छे से फैल गया है। स्टेज 3 के A में देखो, इन्होंने बताया है कि अब एब्डोमेन में भी ये कैंसर पहुंच गया। ठीक है, तो इसके ऊपर तो आपका एब्डोमेन होता है ना, ऐसे करके कुछ एब्डोमेन होता है, आपका पेट होता है। ठीक है, उसके अंदर भी कैंसर चला गया। इसके आसपास के जो लिम्फ नोड होते हैं, एब्डोमेन के आसपास के जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड हमारी पूरी बॉडी में इस तरह का ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है,
उसे हम लिम्फ नोड बोलते हैं। इनका मेन काम क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम को बनाता है, आपके अंदर की इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। इनके पास इम्यून सेल्स होते हैं जो कि आपको कई तरह की बीमारियों से, हर तरह की बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इस ग्रीन वाले स्ट्रक्चर में भी कैंसर सेल्स जाकर के टच कर गया। स्टेज 3 का बी, ट्यूमर ऊपर एब्डोमेन में आ गया, अबव एब्डोमेन में, यानी कि एब्डोमेन के ऊपरी पार्ट में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उसका साइज अभी 2 सेंटीमीटर से कम है। स्टेज 3 का सी क्या बताता है? इन्होंने बोला है कि ट्यूमर अब 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है और वो लीवर और स्प्लीन तक भी पहुंच गया है। स्टेज 4 क्या बताता है? स्टेज 4 ने बताया कि कैंसर सेल अब पूरी बॉडी में फैल गया। कैसे फैल गया? स्टेज 4 का ए वाला जो पार्ट है वो बताता है कि कैंसर सेल जो है वो लंग्स में और आसपास के जो आपके अंदर का फ्लूइड है उसके में भी फैल गया। अब फ्लूइड में फैला है तो वो पूरी बॉडी में आराम से फैल सकता है। स्टेज 4 का बी क्या बताता है कि अभी कैंसर जो है ऑल ओवर दी बॉडी में फैल गया है। ये थी आपकी नॉर्मल स्टेजिंग। अब आ जाते हैं ऑफ्स एंड गायनी की स्टेजिंग, फीगो स्टेजिंग। फीगो का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। ठीक है, तो ये ऑफ्स एंड गायनी के लिए है। ये है क्या? फीगो क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल फॉर्म में वर्क करती है। ये डेटा पूरे ग्लोबल एरिया का लाती है, मतलब पूरी दुनिया का ये डेटा कलेक्ट करती है, तब ये स्टेजिंग को डिसाइड करती है कि कौन सी स्टेजिंग में क्या हुआ है। मतलब पूरी दुनिया की रिसर्च करने के बाद, पूरी दुनिया में ओवेरियन कैंसर की रिसर्च करने के बाद ही फीगो स्टेजिंग ने अपनी स्टेजेस डिसाइड की हैं। इनके हिसाब से जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ सिर्फ ओवरीज के अंदर ही है, अभी आसपास के एरिया में नहीं गई। इनकी स्टेज 1, 2 और 3 स्टेज, इनकी ए बी सी, इनके पास 3 सब स्टेजेस हैं, ए बी एंड सी। इनकी स्टेज ए बोलती है कि अभी कहाँ पे है, सिर्फ एक ओवरी में कैंसर है। स्टेज बी बोलती है बी फॉर बोथ ओवरीज में कैंसर चला गया। स्टेज सी क्या बोलती है कि दोनों ओवरी के साथ साथ अब तो कैंसर देखने को ओवरी के ऊपर ही से देखने को मिल रहा है। मान लो अभी तक कैंसर छोटा था, इस वजह से वो अंदर देखने को मिल रहा था। अब कैंसर इतना बड़ा हो गया कि वो ओवरीज को बाहर से ही देखने को पता चल रहा है कि यहाँ पे कैंसर है। अब इस ओवरी को देखो, अगर इसमें ये छोटा सा कैंसर है भी तो आपको दिखेगा नहीं। अब इस ओवरी को देखो, इसमें कैंसर अच्छा खासा फैल गया है, इस वजह से ये ओवरी आपको इतनी ज्यादा स्वेल देखने को मिल रही है। सी का मतलब ही यही है कि कैंसर सेल्स ने अपना साइज बढ़ा दिया है। अभी क्या हुआ कि वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में भी चला गया, कैंसर सेल्स एब्डोमिनल कैविटी में भी चले गए और उसके अंदर पानी भर गया, एब्डोमेन के अंदर पानी भर गया, जिसको हमने असाइटिस बोल दिया। पानी क्यों भरेगा ये हम साइन एंड सिम्टम्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, असाइटिस हो गया जिसकी वजह से इसके अंदर जो पानी भरा है उसके अंदर कैंसर सेल्स भी हैं और वो कैंसर सेल जहां जहां जाएंगे वहां वहां कैंसर फैला देंगे। स्टेज सेकंड में ये बताते हैं कि अभी जो है ग्रोथ जो है वो दोनों ओवरीज में है, साथ ही साथ पैल्विक एरिया यानी कमर की हड्डी के आसपास भी फैल गई है। इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या बताता है कि अब कैंसर जो है वो यूट्रस के अंदर और उसके ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी फैल गया है। दूसरा पार्ट क्या बताता है, बी पोर्शन क्या बताता है कि अदर पैल्विक टिश्यूज में भी फैल गया है, यानी कि अब यूट्रस के आसपास जो भी ऑर्गन होंगे, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसके पीछे यूरिनरी ब्लैडर होता है इस तरह से, तो यूरिनरी ब्लैडर में भी कैंसर चला जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर आगे चल करके किडनी से अटैच होता है ऊपर की तरफ, तो आगे चल के ये किडनी में भी अटैच हो जाएगा, कैंसर पहुंच जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या बताता है कि दोनों ओवरीज के कैप्सूल, यानी कि दोनों ओवरीज का ये जो बाहर का एरिया है ये फट गया, इतना ज्यादा ओवरी में स्वेलिंग आ गई है कि ओवरीज फटने के चांसेस हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से इसके जो कैंसर सेल्स थे वो आसपास के एरिया में चले गए, पेट के अंदर भी चले गए, जिसकी वजह से अंदर असाइटिस यानी पेट में पानी भर गया। अभी क्या हुआ, जब वो पानी भर गया तो वो आसपास के जितने भी एरिया को वॉश करेगा, पानी टच करेगा, वॉश करने का मतलब क्या है, टच करेगा, वो उस सारे एरिया में कैंसर को फैला देगा। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि
आसपास का एरिया इन्फेक्टेड फ्लूइड से वॉश हो गया। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि अभी कैंसर की जो स्टेज है या कैंसर जो है वो दोनों ओवरी में देखने को मिल रहा है, पेल्विक एरिया के बाहर भी देखने को मिल रहा है, रेट्रो यानी पीछे, पेरिटोनियल यानी कि एब्डोमेन के हल्का सा पीछे वाले एरिया में देखने को मिल रहा है। तो आपको अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो एब्डोमेन के पीछे आपकी किडनीज होती हैं। पीछे मीन्स होता है थोड़ा सा बैक साइड, यानी कि स्टमक आपका थोड़ा सा आगे की तरफ होता है और किडनी उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं। तो रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स होता है कि किडनी की तरफ भी कैंसर चला गया। इंग्वाइनल लिम्फ नोड के अंदर भी कैंसर चला गया। इंग्वाइनल लिम्फ नोड क्या होता है? ये वजाइना के पास जो आपके लिम्फ नोड होते हैं उसको इंग्वाइनल लिम्फ नोड बोलते हैं, उसके अंदर भी कैंसर चला गया। सुपरफिशियल लीवर, अब किडनी के पास चला जाएगा तो उसके ऊपर तो आपको लीवर देखने को मिलेगा ही, तो किडनी के पास गया तो लीवर के पास भी कैंसर चला गया। उसके बाद नीचे की तरफ अगर यहाँ पे कैंसर जाएगा तो अंदर भी जाएगा। अंदर यहाँ के एरिया पे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल बाउल में भी कैंसर चला गया। कैसे गया? 3 पार्ट में डिवाइड है। स्टेज थर्ड का ए वाले पार्ट में ग्रोथ जो है वो अभी आपके ट्रू पेल्विस यानी कि आपके कमर के हड्डी के अंदर अंदर एरिया में थी। मान लो ये आपके कमर की हड्डी है, तो कमर के हड्डी के आधे एरिया में आपका कैंसर सेल्स है, ठीक है, ए वाले पार्ट में। इसके साथ साथ एब्डोमेन की एरिया में भी कैंसर सेल चले गए हैं। बी वाले पोर्शन में ग्रोथ ए वाला पूरा तो कॉपी किया ही किया है, साथ ही साथ कैंसर अब 2 सेंटीमीटर अपना साइज बढ़ा चुका है। सी वाले में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ 2 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज उसने अपना बढ़ा लिया है। और किडनी की तरफ भी रेट्रोपेरिटोनियल यानी किडनी की तरफ भी कैंसर चला गया और आपके लिम्फ नोड के अंदर भी कैंसर चला गया। फोर्थ स्टेज क्या बोलती है? अब सिंपल सी चीज है, लिम्फ नोड जो आपके होते हैं वो एक दूसरे से पूरी बॉडी में अटैच होते हैं, वो एक दूसरे से पूरे कंप्लीटली अटैच होते हैं। यहाँ पे देख लो, अब जब यहाँ पे कैंसर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कैंसर सेल्स इस पूरे लिम्फ नोड में आराम से चले जाएंगे, क्योंकि ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं होती है। तो यहाँ पे आराम से जब वो लिम्फ नोड में चले जाएंगे और लिम्फ नोड पूरी बॉडी में है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मेटास्टेसिस ऑफ द कैंसर हो जाएगा, मतलब पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाएगा। ये था आपका फीगो स्टेजिंग। तो मैंने 2 तरह की स्टेजिंग आपको पढ़ा दी है, चाहे आप फीगो स्टेजिंग फॉलो कर लो, चाहे आप नॉर्मल स्टेजिंग फॉलो कर लो। कब कौन सी फॉलो करनी है वो भी मैंने बता दिया। थोड़ा सा वीडियो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनो तो मैंने बहुत अच्छे से डीपली आपको एक्सप्लेन किया है। और कोई भी आप वीडियो देखोगे, मेरी गारंटी कि आपको इतनी जल्दी इतना क्लियर देखने को समझने को नहीं मिलेगा। सो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सारे मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। Till then, bye bye, take care and have a nice day. And one more thing, this is very important for your exam purpose, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना एंड नोट्स भी तैयार कर लेना। Till then, bye bye, take care and have a nice day.